नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्रांति बैच 2.0 की पॉलिटी की इस प्लेलिस्ट में, जहां पर ये होने वाला है लेक्चर नंबर 21। जिससे पहले कि आप कहो कि सर अगर हमको आपके कंप्लीट क्रांति बैच के सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखने हैं, तो दोस्त आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला आइकन होता है कृपया वहां पर जाके क्लिक करें और जिस भी प्लेलिस्ट के आगे क्रांति बैच 2.0 लिखा हो आप कृपया करके उसको कंप्लीट कर लें और आपका प्रीलिम्स 2026 बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए आज के इस लेक्चर नंबर 21 को हम शुरू करते हैं। और जो भी इस लेक्चर तक पहुंचे आपसे निवेदन है कि आप पिछले 20 लेक्चर देख के ही आइएगा, तभी आप इस लेक्चर का पूरा उपयोग कर पाएंगे। हर चीज देखें, सीक्वेंस में देखें, पूरा देखें अगर एग्जाम निकालना है तो। दोस्तों जब मैंने आपसे आखिरी बार मुलाकात करी थी तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड में बता दूं कि मैं आपको पार्लियामेंट के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा था। और लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्पीकर और हिंदी में हम उसे कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका चुनाव वगैरह कैसा होता है ये मैं पूरी बातें आपको पढ़ा चुका हूं। कैसे कैसे ये इनको हटाया जा सकता है ये बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मुझे इस टॉपिक से शुरू करना है, तो मैं प्रीवियस वाला तो वापस रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि सेम कंटेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। और एक बार फटाक से मैं ना इसको थोड़ा सा जरा सेट कर लेता हूं। तो यहां से दोस्तों शुरू करूंगा। मुझे लोकसभा के स्पीकर के रोल, पावर्स एंड फंक्शन यानी कि उनकी भूमिकाएं, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य आपको समझाने हैं। तो पहली बात अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि लोकसभा का हेड किसे कहा जाता है, लोकसभा का मुखिया किसे कहा जाता है। तो लोकसभा का मुखिया कहा जाता है स्पीकर को। इतनी बात आप समझ लेंगे। गलती मत करना, 2 शब्द बता रहा हूं, गलती मत करना, 2 शब्द बता रहा हूं। अगर वो आपसे पूछ ले लीडर ऑफ लोकसभा, क्या पूछ ले? लीडर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का नेता कौन है, लीडर कौन है। तो लोकसभा का जो नेता होता है, जो लीडर होता है दोस्तों, वो कहते हैं प्रधानमंत्री को। किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। शब्द कौन सा यूज हो रहा है? देख लो, लीडर। और यहां पर शब्द क्या यूज हो रहा है? हेड, यानी कि मुखिया। तो मुखिया कौन है? घर का बड़ा, यानी कि लोकसभा में स्पीकर। और लोकसभा का लीडर यानी कि नेता कौन है? वो है प्रधानमंत्री। गलती नहीं करेंगे, प्रीलिम्स में काम आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कहा जाता है? उसके बाद क्या कहा जाता है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं, लोकसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं, उन सदस्यों की शक्तियां और उन सदस्यों को मिलने वाली सुख सुविधाएं यानी कि प्रिविलेजेस, इन सब की रक्षा कौन करता है? लोकसभा में बैठा स्पीकर करता है। मतलब लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सांसद लोकसभा में बैठे हैं, उन सब की शक्तियां, उन सब की प्रिविलेजेस, उन सब की सुख सुविधाओं का सुरक्षा कौन करता है? गार्जियन कौन है उनका? वो है लोकसभा का स्पीकर। इतनी बात आप सभी को क्लियर होती है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर देखते हैं एक और शब्द यूज किया जाता है, लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता। लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता यानी कि प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस। यह भी आपका फैक्ट है तगड़ा, जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो यह भी दोस्तों कौन कहलाएगा? यह भी आपका जो है लोकसभा का स्पीकर कहलाता है। लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता यानी कि प्रिंसिपल स्पोक्समैन, सबसे मुख्य बोलने वाला व्यक्ति कौन है? स्पीकर है लोकसभा में। ओके, ठीक है। अब एक चीज जो है यहां पर देखिए थे, संसद से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, वापस समझिएगा, संसद से संबंधित, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उसमें लोकसभा के स्पीकर का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। जो उसने कह दिया वो बात हो गई। जैसे मैं आगे आपको पार्लियामेंट चैप्टर में जब बिल्स पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयक, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई भी बिल, अभी सब बताऊंगा आगे जाके मनी बिल वगैरह क्या होता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। लिख लो इस फैक्ट को, बहुत ही बहुमूल्य फैक्ट है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों और क्या लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल सिंपल सी बात जो है यहां पर लिखी हुई है, यहां पर कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। यहां पर जो है, यहां पर एक बहुत बहुमूल्य चीजें हैं। ये 3 वो सोर्स हैं जहां से लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियों को और अपने कर्तव्यों को हासिल करता है। वापस समझना, आपके सामने जो 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 वो सोर्स हैं, ये 3 वो स्रोत हैं जहां से लोकसभा के स्पीकर को उसकी शक्तियां मिल रही हैं और उसके कर्तव्यों के बारे में पता चल रहा है। ये 3 सोर्स क्या हैं? तो भारत के संविधान से लोकसभा के स्पीकर को शक्तियां भी मिलती हैं और ड्यूटीज भी मिलती हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, उसी के साथ साथ लोकसभा के अंदर एक किताब होती है। लोकसभा के अंदर क्या होती है? एक किताब होती है। इस किताब का नाम क्या होता है? इस किताब के अंदर नियम लिखे हुए हैं। इस किताब के अंदर क्या लिखे हुए हैं? नियम लिखे हुए हैं। नियम किस बात के लिखे हुए हैं? कि अगर तुम लोकसभा के अंदर कोई भी कार्यवाही करते हो तो उस कार्यवाही को करने के तौर तरीके लिखे हैं। बात समझना मेरी, सिंपल भाषा में समझना। लोकसभा के अंदर अगर कुछ भी काम किया जाता है तो वो काम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी बातें कौन सी किताब में लिखी हैं? तो ये सारी बातें दोस्तों इस किताब में लिखी हैं, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कार्य संचालन प्रक्रिया और नियमावली। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो मैंने इसको बोल दिया ये किताब है, इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। तो मैं लोकसभा में ये करना है ऐसे करो, ये करना है ऐसे करो, तो पूरा तरीका लिखा हुआ है। तो इस किताब से भी लोकसभा के स्पीकर को ड्यूटीज भी मिल रही हैं और पावर्स भी मिल रही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब यहां पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी कि संसदीय परंपराएं। पार्लियामेंट में काफी लंबे समय से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं लिखी नहीं है, किसी किताब में लिखी नहीं है, लेकिन वो चली आ रही हैं, वो कन्वेंशंस चले आ रहे हैं, वो परंपराएं सालों से चली आ रही हैं। तो ऐसे कन्वेंशंस, ऐसी परंपराएं जो संसद में लगातार चली आ रही हैं, वहां से भी लोकसभा के स्पीकर को उनकी कुछ ड्यूटीज मिलती हैं और साथ में पावर्स भी मिलती हैं। तो ये 3 चीज हमको दोस्तों जो है यहां पर याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर स्पीकर की कुछ और पावर्स और ड्यूटीज जो है बताई जा रही हैं, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। लोकसभा के अंदर प्रॉपर तहजीब बनी रहे, प्रॉपर मर्यादा और अनुशासन बना रहे, इसका ध्यान रखना किसका जिम्मेदारी है? लोकसभा के स्पीकर की। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा लोकसभा के अंदर अगर कोई मीटिंग चल रही है और वहां पर कोई तेज चिल्लाट, चीख चिल्लाट कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर है उसको बोलने की कि भाई तू पहली फुर्सत में निकल, अब आप इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो मर्यादा बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये लोकसभा के स्पीकर का काम है लोकसभा के अंदर। ठीक है। अब देखिए, संविधान में देखिएगा, यहां पर गड़बड़ मत कर देना। आपने क्या पढ़ा? आपने अधूरा पढ़ लिया। आपने कहा कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। अंग्रेजी में सुनो, वॉटएवर इज रिटन इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। बस यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि संविधान में जो चीज लिखी है उसका अंतिम फैसला करने का जो अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां पर वो चीज वो कह ही नहीं रहा। आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। संविधान के अंदर या किसी रूल्स, किसी नियम के अंदर अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, यानी कि पार्लियामेंट में हो रहे किसी काम के बारे में लिखा है, तो फिर वहां पर अंतिम व्याख्या, फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। वापस सुन लेना, पार्लियामेंट में कोई भी चीज कैसे होनी है, इससे संबंधित अगर कोई बात संविधान में लिखी है या किसी नियमों में, किसी रूल्स में लिखी है, तो उन बातों पर फैसला करना, सिर्फ उन बातों पर फैसला करना, यह किसका काम है, किसकी पास लास्ट पावर है? तो लोकसभा के स्पीकर के पास है। ओके। अब आप सुनिए, एडजर्न द हाउस। एडजर्न द हाउस का मतलब क्या है?
स्थगित करने की शक्ति, स्थगित करने की शक्ति। लेकिन यहां पर इसका सही मतलब क्या होना चाहिए? सस्पेंड द मीटिंग। देखिए सुनिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं यहां पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लोकसभा में मीटिंग चल रही है, मीटिंग एक छोटा शब्द है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मीटिंग एक छोटा शब्द है, और मीटिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और शब्द आता है जिसको हम सेशन यानी कि सत्र कहते हैं, ये एक बड़ा शब्द है। तो बड़ी चीज को रोकने की पावर, बड़ी चीज को रोकने की पावर किसके पास है? बड़ी चीज को रोकने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। और उस बड़ी चीज के अंतर्गत जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, इसको रोकने की पावर किसके पास है? तो इसको रोकने की पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है। क्या यह बात आप सभी को समझ में आती है? तो अगर मुझे लोकसभा का पूरा सेशन ही खत्म करना है तो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा के अंदर जो सेशन चल रहा है उसके अंदर की जो मीटिंग चल रही है उसको खत्म करना है तो यह पावर किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास है। साथ ही साथ अगर लोकसभा में कोरम नहीं हो पाया, कोरम मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, यानी कि इफ आई वांट टू स्टार्ट अ मीटिंग इन द हाउस देन आई नीड द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और अगर लोकसभा के स्पीकर को पता चला कि भाई मीटिंग शुरू करने के लिए जितने मिनिमम सदस्य होने चाहिए वो आज मौजूद नहीं है, मतलब मिनिमम संख्या आज मौजूद नहीं है सदस्यों की, इसीलिए हम ये मानेंगे कि आज का कोरम पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए ये मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि कोरम क्या होता है, तो वो मिनिमम मेंबर्स, न्यूनतम सदस्यों की संख्या है जो किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए वहां पर मौजूद होनी चाहिए। और यह कोरम कितना होना चाहिए? उस घर की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10। जैसे कि लोकसभा की वर्तमान में कितनी स्ट्रेंथ है? 543। इसका तुम 1/10 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 54.3। फिर चलो मोटा मोटा मान लो आप इसको 55, तो कम से कम बेटा मुझे 55 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में, तभी जाके मैं मीटिंग को स्टार्ट कर पाऊंगा। ओके, चलो उसके बाद आगे देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहली दफा में लोकसभा का स्पीकर कभी भी वोट नहीं करता। पहली दफा में लोकसभा का स्पीकर कभी भी वोट नहीं करता, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो नॉर्मल मेंबर्स बैठे हुए हैं वो तो हर फैसले को लेके हां या ना का वोट करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो स्पीकर की हैसियत से कभी भी किसी मामले में पहली फुर्सत में वोट नहीं करता। जब उस मामले को लेकर लोकसभा में एक गतिरोध आ जाएगा, एक डेडलॉक आ जाएगा, मतलब लोकसभा के 50% लोग कह रहे हैं हां ये बिल पास होना चाहिए, 50% लोग कह रहे हैं ना ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा फिर कौन से फैसले पर आएगी? मामला फंस गया। तो इस सिचुएशन में ही लोकसभा का स्पीकर अपना वोट डालता है। प्रीवियस लेक्चर कृपया करके पूरा देख लेना, मैंने वहां पर और चर्चा करी थी। तो लोकसभा का स्पीकर कभी भी पहली दफा में वोट नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ वोट कब देता है? जब लोकसभा के अंदर गतिरोध यानी कि डेड लॉक हो जाता है। तो इस डेड लॉक को सॉल्व करने के लिए लोकसभा का स्पीकर अपना निर्णायक मत देता। हिंदी में इसका नाम बहुत प्यारा है, निर्णायक मत। निर्णय जिससे हो जाए ऐसा वोट, जिससे निर्णय साफ हो जाए कि हां की तरफ जाना है या ना की तरफ, ऐसा वोट, कास्टिंग वोट। ठीक है साहब? अच्छा, अब फिर दोस्तों यहां पर क्या बात हो जाती है? अभी तो मैंने आपको बोला कि लोकसभा के अंदर ही मामला फंस गया कि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि लोकसभा के मेंबर हां की तरफ जाना चाहते हैं ना की तरफ जाना चाहते हैं। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी होता है कि पूरी लोकसभा ने मिलकर कह दिया यस, पूरी लोकसभा ने मिलकर क्या कह दिया? यस। लोकसभा के ज्यादातर सदस्य क्या कह रहे हैं? यस, बिल पास होना चाहिए। फिर वो बिल दोस्तों किसके पास गया? राज्यसभा के पास गया। राज्यसभा ने कहा नो, बिल पास नहीं होना चाहिए। तो एक कह रहा है हां बिल पास होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ना बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में दोस्तों टाई हो गया दोनों के बीच में, किसकी तरफ जाएगा फैसला? तो उस परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, जहां पर सभी के मेंबर्स मौजूद होते हैं एक साथ। अब जैसे कि इसके हो गए आपके 543 और इसके हो गए आपके 245, तो 543 प्लस 245 कितना हो गया? 8 8 7। तो अब क्या होगा? इस ज्वाइंट सिटिंग में 788 मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और अब जो फैसला निकल के आएगा वो 788 का 50% प्लस 1 पे निकल के आएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ये 50% हो गया।
+1, यानी कि 788 में से 395 मेंबर्स जो कहेंगे फैसला उधर ही जाएगा। और इस प्रकार की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसकी प्रेसिडेंसी, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। कभी गलती से भी मत बोल देना कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट करते हैं। नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, सभापति नहीं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट में, देखो मैं पार्लियामेंट शब्द नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि दोस्तों यहां पर विशेष रूप से लोकसभा के स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा शब्द बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो लोकसभा के अंदर दोस्तों एक ऑप्शन होता है किस चीज का? सीक्रेट सिटिंग का, यानी कि गुप्त बैठक का, जहां पर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन यहां पर बैठेगा और कौन यहां पर नहीं बैठेगा। ये गुप्त बैठक किसकी रिक्वेस्ट पे करवाते हैं? तो गुप्त बैठक अक्सर प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पे किया जाता है। और है ना, देखो लिखा है ना, ओह वाह, क्या लिखा है? ये गुप्त बैठक किसकी रिक्वेस्ट पर करवाई जाती है? लीडर ऑफ द हाउस। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस। यहां पर कौन से हाउस की बात हो रही है? कौन से सदन की बात कर रहे हैं हम लोग? लोकसभा। तो लोकसभा का लीडर, लोकसभा का नेता, थोड़ी देर पहले ही बताया था कौन होता है? पीएम। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पीएम की रिक्वेस्ट पर, लीडर ऑफ द हाउस की रिक्वेस्ट पर जो वो है लोकसभा का स्पीकर, वो क्या करवाता है लोकसभा में? सीक्रेट सिटिंग, गोपनीय बैठक करवाता है। इतना क्लियर हुआ? यह चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई मनी बिल, कोई धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सामने अप्रूवल करने के लिए, उस पर ठप्पा लगाने के लिए, तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड करने का अंतिम पावर, फाइनल फैसला किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास। अगर लोकसभा के स्पीकर ने उस बिल पे लिख दिया कि दिस बिल इज अ मनी बिल, यह विधेयक एक धन विधेयक है, तो फिर किसी का भी उस पर कोई बस नहीं चलेगा, उनका फैसला फाइनल होता है। पक्की बात? अब सुनो, मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही बताया हुआ है, एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कैसे होता है, क्या होता है, सब मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर लोकसभा के किसी भी मेंबर को आप दल बदल के आरोप में, आप एंटी डिफेक्शन के आरोप में 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के अनुसार आप उस मेंबर को लोकसभा से निकाल के बाहर कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, तो यह फैसला किसके हाथ में होता है? लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होता है। परंतु लोकसभा के स्पीकर का जो फैसला है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि कहीं लोकसभा के स्पीकर ने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। यही सेम चीज मैंने आपको एंटी डिफेक्शन के टाइम राज्यसभा के अंदर पढ़ाई थी। क्या बोला था मैंने आपसे दोस्तों ये कहा था कि अगर कल को कोई राज्यसभा का नेता दल बदल कर दे, एंटी डिफेक्शन कर दे, तो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के अनुसार उसे राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है? राज्यसभा के चेयरमैन के पास है। परंतु राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनके फैसले के ऊपर अदालत की नजर रह सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है साहब। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक चीज समझो, यहां पर तुम्हारे लिए एक नया शब्द आया है, अंग्रेजी में पढ़ लो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, हिंदी में पढ़ लो भारतीय संसदीय समूह। अब इन दोनों का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि सुनना मेरी बात, एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इस दुनिया में जितनी भी संसदें हैं, अलग अलग देश की, अलग अलग कंट्रीज की जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, उन सारी पार्लियामेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है। समझ रहे हो? अगर इस पूरी दुनिया में मान के चलो 100 पार्लियामेंट, एग्जाम्पल है 100 पार्लियामेंट, तो उन 100 पार्लियामेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और हर पार्लियामेंट की तरफ से एक बंदा अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में आता है कि भाई इंडिया की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई व्यक्ति तो गया होगा ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मेंबर तो वहां से आया होगा। तो जब भी इस दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स की मीटिंग होती है तो इंडिया की पार्लियामेंट की तरफ से, भारत की संसद की तरफ से
चेयरमैन बन के कौन जाता है? कौन जाता है? तो लोकसभा का स्पीकर जाता है। तो इंडिया की पार्लियामेंट की तरफ से जब भी वर्ल्ड लेवल पर इस दुनिया की सारी पार्लियामेंट्स की मीटिंग होती है, जब वर्ल्ड लेवल पर इस दुनिया में मौजूद सारी पार्लियामेंट्स की मीटिंग होती है, तो इंडिया की पार्लियामेंट की तरफ से कौन अध्यक्ष बन के जाता है? कौन चेयरमैन बन के जाता है? तो लोकसभा का स्पीकर। और लोकसभा का स्पीकर भारत की पार्लियामेंट की तरफ से जो चेयरमैन बन के जा रहा है ना, वो पदेन रूप से जा रहा है। कैसे रूप से? एक्स ओफिसियो। एक्स ओफिसियो का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। इसका बेटा मतलब यह है, सुनना मेरी बात, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनेगा ना, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, भारतीय संसदीय समूह का चेयरमैन भी बन जाएगा। इसे कहते हैं एक्स ओफिसियो, कि तुम एक चीज बने तो तुम दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बन गए। क्लियर बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, संसद के अंदर अलग अलग कमिटीज काम करती है। मेरी बात समझना कि संसद के अंदर जो नेता लोग बैठे होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, ज्यादा उनमें दिमाग नहीं होता है, अंगूठा छाप रहते हैं बहुत से, तो ये लोग काम तो कर नहीं पाएंगे पूरी पार्लियामेंट का, तो चप 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 लड़ते झगड़ते हैं, बक बक करते हैं। तो हमको पार्लियामेंट का काम संभालने के लिए काफी सारी कमिटीज बनाई जाती हैं, समझना। पार्लियामेंट का काम संभालने के लिए काफी सारी कमिटीज बनती हैं, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हो? संसदीय समितियां, यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज। समझना मेरी बात को, ठीक है? तो किस पार्लियामेंट्री कमिटी का चेयरमैन कौन बनेगा? ये कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसदीय समिति का कौन किस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बनेगा, उसे अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास है। वापस सुनो मेरी बात, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, हर कमेटी का कौन चेयरमैन बनेगा? उस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करेगा, ठीक है? अब सुनो, ये तीन बेटा ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये तीन ऐसी संसदीय समितियां हैं, ये तीन ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है? ये तीन ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिनका चेयरमैन लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन तीन पार्लियामेंट्री कमिटीज का चेयरमैन तो लोकसभा का स्पीकर खुद ही होता है। अभी तक वो बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन को अपॉइंट कर रहा था, नियुक्त कर रहा था, लेकिन ये जो बेटा आपको तीन पार्लियामेंट्री कमिटीज दिख रही हैं, इनका चेयरमैन तो लोकसभा का स्पीकर खुद ही होता है। कौन सा कमिटी है? याद करो, बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस धंधे की बात हो रही है, बिजनेस की एडवाइस की बात हो रही है, तो लोकसभा के स्पीकर को ही इसका चेयरमैन बना दो। उसके बाद रूल्स आपको पता है कि पार्लियामेंट के जितने भी रूल्स होते हैं उस पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? लोकसभा के स्पीकर का होता है, तो यहां से भी याद रह जाएगा। उसके बाद सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस के भी हर काम कौन अपने अंडर में रख रहा है? लोकसभा का स्पीकर रख रहा है। रिपीट करें एक बार, चलो। तो वो कौन, कितनी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिनका चेयरमैन लोकसभा का स्पीकर खुद होता है? तो साहब ऐसी कितनी कमिटीज हैं? ऐसी तीन कमिटीज हैं साहब, है ना? अब ये तीन कमिटीज में कौन कौन है? एक तो बिजनेस पे एडवाइस देने वाली कमेटी, दूसरी नियमों वाली कमेटी, रूल्स, और तीसरी कौन सी? सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस वाली। बहुत आसान है, याद आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलो अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की। मेरी एक बात जानना, संविधान ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि लोकसभा का स्पीकर है ऊंचा और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है नीचा। ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि क्या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर लोअर रैंक है और स्पीकर हायर रैंक है, तो सुनने में लगता है कि स्पीकर है तो हायर रैंक होगा, कामकाज देखो तो भी लगता है कि स्पीकर है तो हायर रैंक होगा, परंतु संविधान ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। संविधान ने दोनों को बराबर ही माना है लगभग। समझ रहे हो बात को? चलो अब देखो क्या कहता है।
मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं, ये सारे मेंबर्स अपने बीच में से ही किसे चुनते हैं? लोकसभा के स्पीकर को चुनते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्त आपसे ये कहता है कि जिस तरह से लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही किसी एक सदस्य को स्पीकर चुन लिया जाता है, ऐसे ही लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही एक व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। तरीका समझ में आ गया? वेरी नाइस। फिर देखो जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है, मतलब जब लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से स्पीकर को चुन लिया जाता है, उसके बाद किसका नंबर आता है? डिप्टी स्पीकर का नंबर आता है। यह भी क्लियर हो गया। अब सुनो डिप्टी स्पीकर का चुनाव किस दिन होगा? डिप्टी स्पीकर का चुनाव किस दिन होगा, इसकी तारीख कौन फिक्स करता है दोस्तों? तो इसकी तारीख फिक्स करता है स्पीकर। पक्की बात। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर नहीं, प्रीवियस लेक्चर संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं किस किस को पता है, कमेंट में जवाब चाहिए। स्पीकर का चुनाव किस तारीख को होगा, यह फैसला कौन करता है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव किस तारीख को होगा, यह फैसला कौन करता है? यह फैसला स्पीकर करता है। यह बात तो हमको साहब यहां पर क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट क्या हो जाए? वैकेंट। और पहले ही बता चुका हूं, वैकेंट का मतलब क्या होता है? रिक्त। और रिक्त का मतलब क्या होता है? परमानेंट खाली। क्या होता है रिक्त का मतलब? परमानेंट खाली। क्या होता है रिक्त का मतलब? परमानेंट खाली। बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो अगर भैया डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। लोकसभा, वहां पर जितने भी मेंबर्स बैठे होंगे उनके बीच में से किसी और डिप्टी स्पीकर को चुन लिया जाएगा। खत्म कहानी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। चलो अब हम बात करते हैं जो डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल होता है, यानी कि टेन्योर, और इनको कैसे हटाया जाता है। देखिए, जब तक लोकसभा का जीवन चलता है, जब तक लोकसभा का जीवन चलता है, तब तक डिप्टी स्पीकर का जीवन भी चलता है। यह लाइन बिल्कुल स्पीकर के जैसी है कि जब तक लोकसभा का समय चल रहा है तब तक डिप्टी स्पीकर का भी समय चलता है, ठीक है। लेकिन 3 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को पहले जाना पड़ सकता है, लोकसभा का समय खत्म होने से भी पहले जाना पड़ सकता है। वही सेम बात है जो हमने स्पीकर के अंदर पढ़ी थी। ये 3 दोस्तों वो सिचुएशंस हैं, जब लिख लेना, ये 3 वो सिचुएशंस हैं जब लोकसभा का समय पूरा होने से पहले ही डिप्टी स्पीकर को जाना पड़ सकता है। क्या? अगर वो डिप्टी स्पीकर लोकसभा का मेंबर नहीं रहा, तो मुझे एक बात बताओ, जो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा तो वो डिप्टी स्पीकर कैसे रहेगा? पहले वो मेंबर बना था ना, उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बना था ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो डिप्टी स्पीकर नहीं है लेकिन फिर भी लोकसभा का मेंबर हो सकता है। लेकिन भैया वो मेंबर ही नहीं बचा, तो जब तुम मेंबर ही नहीं बचे तो किस हैसियत से तुम लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बनोगे साहब? तो अगर वो एज अ लोकसभा का मेंबर उस पद को छोड़ देता है, अपनी लोकसभा की सदस्यता को त्याग देता है, तो फिर वो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। या फिर अगर डिप्टी स्पीकर इस्तीफा दे दे, किसे? स्पीकर को, तो भी उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाले पॉइंट में ना तो वो डिप्टी स्पीकर बचा और ना तो वो सदस्य बचा, ठीक है बात। सेकंड वाले पॉइंट में इसीलिए क्लियर कट बता रहा हूं, उसने केवल अपने डिप्टी स्पीकर के पद से रिजाइन दिया है, तो केवल डिप्टी स्पीकर का पद जाएगा, लेकिन वो मेंबर अब भी रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ डिप्टी स्पीकर के पद से रिजाइन दिया है और यहां तो उसने अपनी लोकसभा की सदस्यता को ही यहां पर हटवा दिया है। समझ में आई बात? दोनों बातें क्लियर हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको कंपेयर करके बता दिया है, ठीक है। अगर चाहें तो लोकसभा के मेंबर्स बहुमत के साथ, मेजॉरिटी के साथ एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव जो है पारित कर सकते हैं और 14 दिन का नोटिस डिप्टी स्पीकर को भेज सकते हैं और वो हटाया जा सकता है। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं सेम
3 point, same 3 point, same 3 point like speaker, सेम 3 पॉइंट लाइक स्पीकर। इतनी बात आप सभी को क्लियर होती है। चलिए 14 दिन का नोटिस भेजो। कितने दिन का नोटिस भेजो? 14 दिन का नोटिस भेजो। और लोकसभा में उस दिन जितने भी मेंबर्स उपस्थित हैं उनके आधार पर बहुमत जिसके साथ जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कहेंगे उसी के अनुसार डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब डिप्टी स्पीकर की कुछ कर्तव्यों की बात कर लेते हैं कि साहब ये करता क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर स्पीकर का जो पद है वो, अगर स्पीकर का पद क्या है? वैकेंट है। वैकेंट मतलब रिक्त, रिक्त मतलब परमानेंट खाली, कि स्पीकर की पोस्ट पे कोई है ही नहीं। ठीक है, या फिर स्पीकर एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब आपको क्या पता है? अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? टेम्पररी आया नहीं है। टेम्पररी मतलब अस्थाई रूप से आया नहीं है, आया नहीं है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं ना यार, या तो वो एब्सेंट हो सकता है कि आया नहीं है कुछ दिनों से, या फिर स्पीकर की पोस्ट ही वैकेंट हो कि भैया खाली ही पड़ी है। दोनों में से कोई भी, दोनों अलग अलग सिचुएशन हैं, दोनों को मिक्स ना करना। चाहे एब्सेंट हो, चाहे वैकेंट हो, चाहे टेम्पररी खाली हो, चाहे परमानेंट खाली हो, स्पीकर की पोस्ट तो खाली है ना। तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के रूप में काम करेगा। आप बोलोगे सर सीधे सीधे बोल देते कि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसका काम संभालेगा। फंस जाओगे अगर तुमने ये हरकतें करी तो। ये बारीकियां भी आगे काम आएंगी। क्लियर कट। चाहे स्पीकर टेम्पररी रूप से अपनी पोस्ट पे नहीं है या फिर स्पीकर परमानेंट रूप से अपनी पोस्ट पे नहीं है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम संभालेगा। इस बात को इंपॉर्टेंट बना लेना, आगे काम आएगी, कह रहा हूं, मान जाओ। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। अगर संयुक्त बैठक हो गई, ज्वाइंट सिटिंग हो गई, किसकी ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है? बोथ हाउसेज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। पीछे समझाया था मैंने। और आपको पता है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रेसिडेंसी कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लेकिन मान के चलो जिस दिन ज्वाइंट सिटिंग होनी है उस दिन लोकसभा के स्पीकर नहीं आए, एब्सेंट मतलब उस दिन नहीं आए। तो जब वो उस दिन नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब जो ज्वाइंट सिटिंग है उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। पक्की बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। अब देखो आगे चलो, अब देखो आगे चलो क्या बोल रहा है। डिप्टी स्पीकर को किसी भी रूप में अधीनस्थ नहीं माना जाता, सबऑर्डिनेट नहीं माना जाता। किसका? स्पीकर का। मैं पहले ही कह चुका हूं, भेदभाव नहीं किया जाता कि स्पीकर बड़ा डिप्टी स्पीकर छोटा। तुम काम देख के अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीकर बड़ा है डिप्टी स्पीकर छोटा है, लेकिन कभी भी अलग से ये बात नहीं कही जाती है। ठीक है, पक्की बात है। अब दोस्तों डिप्टी स्पीकर के कुछ विशेष अधिकार, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस की बात कर लेता हूं। सुनो, अगर डिप्टी स्पीकर को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बना दिया गया तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली उस कमेटी का क्या बन जाता है? चेयरमैन बन जाता है। ये सबसे बड़ी स्पेशल प्रिविलेज है। जैसे कि यहां पर एक संसदीय समिति है, शॉर्ट में लिखा है पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर इस पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बना दिया जाए, अगर इस पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बना दिया जाए, किसे? डिप्टी स्पीकर को। तो अगर डिप्टी स्पीकर मेंबर के रूप में लिया जाएगा, सदस्य के रूप में लिया जाएगा, तो फिर वो मेंबर नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब वही बात हो गई को गोविंदा मूवी करेंगे तो हीरो बन के ही करेंगे। अगर गोविंदा को मूवी में साइन कर लिया तो गोविंदा ऑटोमेटिकली हीरो ही बनेंगे। ये कहावत थी गोविंदा के जमाने में। समझ में आ गई बात? पक्की बात,
क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से जब तुम किसी डिप्टी स्पीकर को किसी संसदीय समिति का मेंबर बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं, उस कमिटी का चेयरमैन बन जाता है। पक्की बात समझ में आ गई? इससे बड़ी पावर क्या है और गोविंदा वाला एग्जाम्पल से अच्छा क्या एग्जाम्पल है। अब दोस्तों कुछ वोटिंग राइट्स यानी कि मतदान अधिकारों की बात कर लेते हैं जरा। क्या कहता है कि लाइक द स्पीकर while presiding over the house the deputy speaker cannot vote in the first instance। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब लोकसभा का स्पीकर या तो परमानेंट रूप से ना मौजूद हो या टेम्पररी रूप से ना मौजूद हो, किसी भी सिचुएशन में डिप्टी स्पीकर उनका काम संभालते हैं। और जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम संभाल रहे हैं तो स्पीकर की तरह ही वो पहली दफा में किसी मामले पर वोट नहीं कर सकते। जब लोकसभा के अंदर टाई हो जाएगा सदस्यों के बीच में, तब जाके जो डिप्टी स्पीकर अभी स्पीकर बने हुए हैं वो अपना निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट डालेंगे। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना यार, कि जब कोई डिप्टी स्पीकर एक स्पीकर की भूमिका निभाता है तो वो सारे सेम काम करेगा जो स्पीकर करता है। ठीक है, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या देखें, ये पॉइंट भी बिल्कुल स्पीकर वाले जैसा सेम है कि जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तब वो डिप्टी स्पीकर के रूप में काम नहीं कर सकता। ये बात आप समझ लेना। जब डिप्टी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तब वो एक डिप्टी स्पीकर के रूप में काम नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना, ठीक है। या उस दौरान अगर वो डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की पोस्ट भी क्यों ना संभाल रखी हो, अगर उस डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की पोस्ट भी क्यों ना संभाल रखी हो, लेकिन अगर इसको हटाने की प्रोसेस चल रही है तो फिर ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। कि भैया जब तुम्हारे गले पर खुद ही तलवार लटक रही है तो तुम खाक करोगे लोकसभा की प्रेसिडेंसी। तो ये पॉइंट तो कहां पर सेम था, तो इस पॉइंट में मैं लिखना चाहूंगा कि दिस पॉइंट इज सेम। ये स्पीकर वाले के अंदर भी पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब स्पीकर मौजूद होते हैं तब डिप्टी स्पीकर का क्या हाल होता है। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब भैया स्पीकर मौजूद होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं तो उस समय डिप्टी स्पीकर का कोई रोल नहीं है। वो लोकसभा के एक साधारण सदस्य के रूप में काम करते हैं, एक नॉर्मल मेंबर की तरह बोलते हैं, एक नॉर्मल मेंबर की तरह पहली बार में ही किसी मामले पर वोट दे सकते हैं और एक नॉर्मल मेंबर की तरह लोकसभा की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो जब तक स्पीकर है तब तक डिप्टी स्पीकर कुछ नहीं बल्कि लोकसभा का एक सामान्य सदस्य है और वो सदस्यों वाली हरकतें करता है। सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते। आप में से जो लोग पिछला लेक्चर देख के आए हैं केवल वही बता सकते हैं, पिछला या उससे पिछला, मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में से किसी एक में बताया है कि भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जहां पर सारे देश का पैसा कलेक्ट होता है, अगर मुझे इस फंड में से कोई भी पैसा निकालना है तो मैं 2 तरह से निकाल सकता हूं। एक होते हैं भारित खर्चे यानी कि चार्ज्ड, और दूसरे होते हैं निकाले गए यानी कि मेड फ्रॉम। जो चार्ज्ड खर्चे होते हैं, भारित खर्चे, उनके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती, और जो खर्चे मेड फ्रॉम यानी कि निकाली गए वाले कैटेगरी से आते हैं तो उनको निकालने से पहले पार्लियामेंट में वोट करवाना पड़ता है। ज्यादातर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं या केंद्र सरकार से संबंधित जो भी लोग होते हैं, उनकी जो भी सैलरी होती है वो इसी कैटेगरी में आती है, यानी कि चार्ज भारित। बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि सैलरी दे दें या ना दे दें, ठीक है। तो इसीलिए डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, इन सब की जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है, इसीलिए उस पर वोट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बहुमूल्य फैक्ट आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या कह रहा है कि 10वीं लोकसभा तक, कौन सी लोकसभा तक, 10वीं लोकसभा तक, आपको बताना है मुझे कमेंट में। ये आज की इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कि
अभी वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है। ठीक है, तो आप जब भी यार कमेंट करते हो तो आप सब एक फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। जब कमेंट करो तो कम से कम ऐसे तो लिख दो आंसर, फिर ये डॉट, और फिर अपना आंसर टाइप कर दो यार, इतना तो कष्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, तो जब तक 10वीं लोकसभा चल रही थी तब तक ट्रेंड क्या था? तब ट्रेंड ऐसा था कि जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, ये जनरली कौन सी पार्टी के होते हैं? रूलिंग पार्टी के, सत्ताधारी दल के, मतलब जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी पार्टी से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन 11वीं लोकसभा से एक यहां पर चीज बदली गई। और क्या बदली गई? कि जो स्पीकर होगा वो तो भैया रूलिंग पार्टी से आएगा, यहां पर तो कोई चेंज नहीं है। जो पार्टी की सरकार चल रही है सेंट्रल लेवल पर, उसी पार्टी में से स्पीकर आएगा। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होता है ना साहब, वो विपक्ष दल से, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी से आएगा। क्लियर हो गई बात? ताकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी के ना हो, कम से कम डिप्टी स्पीकर को तो आप ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल से बुलाओ। इतनी बात क्लियर हुई। और ये बदलाव दोस्तों कब से आया है? 11वीं लोकसभा से आया है। इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट, कोई संशोधन कुछ नहीं किया गया। ये केवल एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, ये केवल एक परंपरा है। वहां के लोगों ने मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया और आज तक इस बात को फॉलो किया जा रहा है। और वही मैंने आपसे कहा था ना कि पार्लियामेंट में जो कन्वेंशंस चल रहे हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, वो भी एक सोर्स है किसका? स्पीकर की ड्यूटीज और स्पीकर की पावर्स का। लेकिन यहां मैं फिलहाल आपको डिप्टी स्पीकर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, शपथ कौन दिलवाता है डिप्टी स्पीकर को? तो सुनो भैया, तुम एक डिप्टी स्पीकर हो तो इसके लिए तुमको अलग से कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम डिप्टी स्पीकर या फिर स्पीकर बाद में बने हो, तुम पहले लोकसभा के मेंबर बने हो। और जब तुम लोकसभा के मेंबर बने थे तो तुम ऑलरेडी शपथ ले चुके हो, तो इसीलिए अब तुमको वापस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनने पर वापस शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर बात समझ में आई? क्योंकि आप एज अ मेंबर, एक सदस्य की हैसियत से आप ऑलरेडी दोस्तों जो है शपथ वहां पर ले चुके हो। अब दोस्तों यहां ये जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको बेसिकली आप क्या कह सकते हो? इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है दोस्तों बोल सकते हो। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप यहां पर क्या बोल सकते हो? ध्यानपूर्वक देखना क्या क्या बातें हैं। देखिए, स्पीकर नाम का एक पद होगा और डिप्टी स्पीकर नाम का एक पद होगा। ये कब से बनाया गया? ये 1921 में दोनों पदों को बनाया गया। कौन से एक्ट के अनुसार? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम लोग मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि मॉन्टैग चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और ये कब आया था? 1921 में आया था। सॉरी, मॉन्टैग चैम्सफोर्ड जो सुधार है ये 1919 में आया था, लेकिन ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद बनाए गए हैं ये 1921 से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की वजह से 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नाम के दो पद बनाए गए। उसके बाद दोस्तों हम आगे अगर देखें तो आगे क्या है? देखिए, जब इनको बनाया गया था ना, जब इन दोनों पद को बनाया गया था तो इनका नाम लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं होता था। उस टाइम पर इनका नाम लोकसभा का प्रेसिडेंट और लोकसभा का डिप्टी प्रेसिडेंट हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में नाम अंग्रेजी में रखे जाते थे। तो क्योंकि अभी तो आप हिंदी में क्या है, स्पीकर को भी अध्यक्ष बोल देते हो और प्रेसिडेंट को भी अध्यक्ष बोल देते हो, परंतु उस जमाने में अंग्रेजी में नाम होते थे। तो आज बोलते हो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और पहले बोलते थे लोकसभा का प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देखिए, 1921 में फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा, इन दोनों को पहला स्पीकर और पहला डिप्टी स्पीकर बनाया गया। यानी कि जो फ्रेडरिक वाइट थे, इनको सबसे पहला लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको सबसे पहला लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई? उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है? 1925 का समय आया जब सबसे पहला भारतीय स्पीकर, जब सबसे पहला इंडियन, और वो भी इलेक्टेड स्पीकर, मतलब ऐसा नहीं कि खैरात में मिला है,
पहला भारतीय, और वो भी इलेक्टेड, जिसको चुन के बनाया गया है, वो कौन थे? वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। ये लोकसभा के पहले भारतीय एवं निर्वाचित स्पीकर, इलेक्टेड स्पीकर थे। इतना क्लियर हुआ। 1935 का जब एक्ट आया, अब क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि सर शुरुआत में तो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे, तो वो कब था कि जब इनका नाम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रख दिया गया? तो देखिए, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम कब बदला गया? 1935 के एक्ट में। और क्या नाम रख दिया गया? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है। और ये 1947 तक जो है ना, बट देखो लिखा हुआ है, परंतु जो पुराने नाम थे ना, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट वाले जो पुराने नाम थे, वो 1947 तक कंटिन्यू रहे। लेकिन कायदे से उन्हें हटा कब दिया गया था? उनको 1935 में उनको हटा दिया गया था। बट फिर भी वो अगले 12 साल, यानी कि भारत की आज़ादी तक, 1947 तक उनको जो है कंटिन्यू रखा गया। ठीक है भाई। चलो, उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, यहां से पूछेगा, यहां पर वो आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद की कहानी आपसे वो पूछ सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद जीवी मावलंकर और अनंत सय्यानम अय्यनगर, अनंत स्वामी अय्यनगर होना चाहिए, नहीं सही है, अनंत शयनम अय्यनगर, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो जीवी मावलंकर और अनंत शयनम अय्यनगर, इन दोनों को आज़ादी के बाद पहला स्पीकर और पहला डिप्टी स्पीकर बनाया गया। यानी कि जीवी मावलंकर जी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले स्पीकर बने, और जो अनंत शयनम अय्यनगर हैं, इनको आज़ादी के बाद लोकसभा का पहला डिप्टी स्पीकर बनाया गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्वतंत्रता से पहले की बात करूं तो 1925 में ही विट्ठल भाई जे पटेल, है ना, ये पहले भारतीय बन गए थे जिनको लोकसभा का क्या बनाया गया? स्पीकर बनाया गया। बट दैट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस। आपसे वो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो आपको जीवी मावलंकर स्पीकर और अनंत शयनम अय्यनगर ये डिप्टी स्पीकर में नाम आपको जो है इनका लेना है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा टॉपिक जहां पर मैं लिखने वाला हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है। ये इतनी कीमती चीज़ है कि लोग कितनी जमाने से पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्लियर कट किसी को पता ही नहीं होता। उनको लगता है कि पार्लियामेंट में दो ही चीज़ें, जब भी पार्लियामेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात होती है, जब भी लोकसभा में पीठासीन अधिकारियों की बात होती है, जब भी लोकसभा में पीठासीन अधिकारियों की बात होती है, तो उनको लगता है कि एक तो होता है साहब अपना स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर, बस खत्म कहानी। लेकिन भैया एक और चीज होती है। क्या होती है? उपसभापतियों की तालिका। ठीक है, सॉरी, सभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, सभापतियों की तालिका। ये बहुमूल्य है साहब। कितने बहुमूल्य है? बहुत बहुमूल्य है। क्या लिखा है? देखो, जब लोकसभा चल रही होती है ना, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो 10 मेंबर्स को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट मतलब कोई चुनाव नहीं हो रहा। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि भाई लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, मैं इनमें से अप टू 10, मतलब जरूरी नहीं है कि 10 ही होने चाहिए, अप टू 10 तक वो नॉमिनेट कर सकता है। तो मान के चलो लोकसभा के स्पीकर ने 10 जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया। किसको नॉमिनेट किया? वापस बताओ। लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं, उन्हीं मेंबर्स में से किसी 10 मेंबर्स को लोकसभा के स्पीकर ने मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, है ना। और इन्हीं 10 मेंबर्स को दोस्तों क्या कहा जाएगा? इन्हीं 10 मेंबर्स को सभापतियों की तालिका, यानी कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब इन 10 लोगों को उठाया क्यों गया है? क्या काम है इन 10 लोगों का? वो तो जान लो। तो 10 लोगों का क्या काम है? सुनो,
एनी वन ऑफ देम, यानी कि इन 10 में से, ये 10 तो मैक्सिमम है, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि लोकसभा के स्पीकर ने कितने मेंबर्स को पहले से नॉमिनेट करके रखा है। और ये जो 10 मेंबर्स तक की जो कहानी है ना, ये एडवांस में ही नॉमिनेट होके बैठे रहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी काम कर देंगे, ठीक है साहब। अब इन 10 में से कोई भी एक बंदा लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। अब आप कहोगे सर लोकसभा की अध्यक्षता तो स्पीकर करता है, सुन तो लो, इन 10 में से कोई भी एक मेंबर लोकसभा की प्रेसिडेंसी करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, जब ना तो स्पीकर मौजूद होंगे और ना ही डिप्टी स्पीकर मौजूद होंगे। समझ में आई आपको बात, कि ना तो स्पीकर हैं, कि भैया तुम कह रहे हो स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर काम संभाल लेंगे, भैया ना तो स्पीकर हैं ना डिप्टी स्पीकर हैं, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर उस परिस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड ओवर द लोकसभा? तो 10 मेंबर्स जो नॉमिनेट करे थे ना लोकसभा के स्पीकर ने, उन 10 में से कोई एक मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि ना तो यहां पर स्पीकर मौजूद है और ना ही यहां पर डिप्टी स्पीकर मौजूद है। लेकिन अब यहां पर खेल आ जाएगा, क्या खेल आ जाएगा? सुनो, लेकिन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होगी, वैकेंट का मतलब क्या है? परमानेंट खाली। और ऊपर वाले पॉइंट में जो हम बात कर रहे थे वो एब्सेंट की बात हो रही थी। यहां पर हमने कहा ना कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या है? एब्सेंट। मैंने इसीलिए कहा शब्दों का बहुत तगड़ा खेल होता है, बहुत तगड़ा खेल है। एब्सेंट मतलब टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी नहीं है। तो भैया स्पीकर कुछ दिनों से टेम्पररी नहीं है, काम पे कुछ गया होगा, बीमार होगा, जो भी है। डिप्टी स्पीकर भी उस दौरान टेम्पररी रूप से मौजूद नहीं है, एब्सेंट चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है। तो जब टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से ये दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है, तब जाके उन 10 मेंबर्स में से एक मेंबर लोकसभा की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी संभालेगा। लेकिन अगर सुन लो कि बोले साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट मतलब पोस्ट परमानेंट खाली पड़ी है साहब, तो क्या अब भी वो 10 में से कोई एक आके लोकसभा की अध्यक्षता करेगा? तब नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? तब सुनना, तब वहां पर प्रेसिडेंट का खेल आएगा। प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट फिर किसी अनदर मेंबर को टेम्पररी रूप से क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। और ये जो अनदर मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है ना, ये अनदर मेंबर वो सभापतियों की तालिका में से नहीं है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से नहीं है, वो उन 10 में से नहीं है। ये जो अनदर मेंबर है, ये लोकसभा के सभी मेंबर्स के बीच में से आना है। समझ में आई बात? वापस सुन लो कि जब स्पीकर, एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है, ध्यान पूर्वक, मुझे पता है कि लोग इसमें सबसे ज्यादा इसको स्किप करते हैं। तो देखो, देखना, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एब्सेंट हैं। और एब्सेंट को आप हिंदी में जानते हो अनुपस्थित, बार बार बोल चुका हूं, टेम्पररी रूप से नहीं आए हैं। तो टेम्पररी रूप से नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, 10 में से कोई एक, 10 में से कोई एक क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। और अध्यक्षता को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी करेगा। और ये 10 कौन है? ये 10 वही हैं, सभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनना, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट रिक्त है, क्या है? रिक्त है, यानी कि परमानेंट खाली है, तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई काम नहीं है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, सभापतियों की तालिका का कोई काम नहीं है, नो वर्क। उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स वहां पर बैठे हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को, वो भी टेम्पररी रूप से, वो भी कैसे? टेम्पररी रूप से अपॉइंट करेंगे कि भाई अभी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट परमानेंट खाली है, तो तू एक काम कर, तू भी तो लोकसभा का मेंबर है, कुछ समय के लिए तू संभाल ले स्पीकर का काम। लेकिन फिर टेम्पररी रूप से संभालेगा, परमानेंट नहीं बोल रहा मैं, तो टेम्पररी रूप से संभालेगा। क्यों? क्योंकि फिर चुनाव करवाया जाएगा लोकसभा के मेंबर्स के बीच में, ताकि परमानेंट स्पीकर और परमानेंट डिप्टी स्पीकर को चुना जा सके। समझ में आई बात?
है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर थोड़ी ना है कि वो उसने बोल दिया कि नहीं भाई तू बनेगा अब स्पीकर। नहीं, प्रेसिडेंट अगर बोल रहा है ना कि भाई तू बनेगा स्पीकर, तो वो टेम्पररी रूप के लिए बन रहा है, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो वही बनेगा जो लोकसभा के मेंबर्स आपस में जिसे चुनेंगे। तो व्हेन दे बोथ आर वैकेंट देन सभापतियों की तालिका पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई काम नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एब्सेंट हैं, केवल एब्सेंट, यहां पर सभापतियों की तालिका पैनल ऑफ चेयरपर्सन का काम आता है। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या ही बताऊं मैं तुमको। 50 बार रिपीट करता हूं मैं, 50 बार रिपीट करता हूं, क्योंकि मुझे चीज़ ऐसी पढ़ानी है दोस्त कि मज़ा आ जाए, चीज़ ऐसी होनी चाहिए मज़ा आ जाए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। स्पीकर प्रो टेम, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिएगा, संविधान के अनुसार जब पिछला स्पीकर अपने पद को खाली करता है बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, क्या कहा गया कि जब एक नई लोकसभा आती है, जब एक नई लोकसभा बनती है, तो उस नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उससे पहले ही पुरानी लोकसभा के स्पीकर को हटा दिया जाता है। क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना दोस्तों, वो जब तक नई लोकसभा चुन नहीं जाती तब तक वो स्पीकर रहता है। लेकिन अगर लोकसभा नई वाली चुन ली गई है, तो जब तक उस नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होने वाली है, तो उसी से पहले ही पुरानी लोकसभा के स्पीकर को हटा देते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है कि उस जो नई वाली लोकसभा है ना, तो नई वाली लोकसभा जो अभी चुन के आई है, जिसका चुनाव होके आया है, तो नई लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर, सबसे उम्र दराज जो मेंबर होगा, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देते हैं और उसी को कहा जाता है स्पीकर प्रो टेम, यानी कि प्रो टेम अध्यक्ष। क्लियर हुई बात? तो क्या बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं कि पुरानी लोकसभा का जो स्पीकर है उसी को हम नई लोकसभा में प्रो टेम स्पीकर कहते हैं, जो कि गलत है। भाई तुम्हारी पुरानी लोकसभा का स्पीकर तो नई लोकसभा की पहली बैठक से पहले ही उसको हटा दिया जाता है। तो लोकसभा की, नई लोकसभा की जो फर्स्ट बैठक है, जो पहली सिटिंग है, तो उस सिटिंग की अध्यक्षता के लिए, उस पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए, उस फर्स्ट सिटिंग की प्रेसिडेंसी के लिए प्रेसिडेंट साहब उस नई लोकसभा में मौजूद सभी मेंबर्स में से एक सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ मेंबर को चुनते हैं कि भाई पहली बैठक को तुम संभालो, पहली बैठक को तुम संभालो, ठीक है। और प्रेसिडेंट इस प्रो टेम स्पीकर को शपथ भी दिलवा देते हैं कि भैया पहली बैठक को तुम संभालो। तो स्पीकर प्रो टेम, यानी कि प्रो टेम स्पीकर का काम क्या है कि नई लोकसभा की पहली बैठक को करवाना, और पहली बैठक को करवाते ही ये प्रो टेम स्पीकर चले जाते हैं और फिर उसके बाद लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही एक परमानेंट स्पीकर को चुन लिया जाता है। पक्की बात समझ में आई? पक्की बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रो टेम स्पीकर सबसे सीनियर होता है एज के हिसाब से? हां जी, होता है। प्रो टेम स्पीकर का संबंध नई लोकसभा से है, पुरानी लोकसभा से नहीं है? जी हां। प्रो टेम स्पीकर क्या नहीं है? प्रो टेम स्पीकर पुराना वाला स्पीकर तो बिल्कुल भी नहीं है, यह गलतफहमी मत रहना। प्रो टेम स्पीकर का काम नई लोकसभा की ओनली पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग कराना होता है। प्रो टेम स्पीकर की पोस्ट खाली हो जाती है जैसे ही पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही ये प्रो टेम की पोस्ट हटती है, तो इसके हटने के बाद क्या होता है, तो इसके हटने के बाद न्यू स्पीकर चुन लिया जाता है। और ये न्यू स्पीकर इलेक्शन से चुना जाता है, निर्वाचन से। और ये इलेक्शन नई लोकसभा के मेंबर्स के बीच में होता है। तो दोस्तों, इसके साथ लोकसभा की पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का पूरा चिट्ठा मैंने कर दिया है समाप्त। कल के लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा, तब मैं आपको राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ाऊंगा।
तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपको आया होगा पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है और आपको करनी है मेंस की पूरी तैयारी, तो आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करना है और मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं आपको ये एक एक घंटे नहीं, 2.5 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ाता हूं, और इसी जोश के साथ, इसी जान के साथ और टॉप क्लास कंटेंट के साथ। धन्यवाद।